मैं कैसे आपकी आवाज कैसे सुन सकता हूँ? आपको हमारी हेलो, आवाज आ रही है सर? आपको आप आवाज आ रही है हमारी? स्क्रीन के नीचे देखिए, वहां पे म्यूट और स्टॉप वीडियो लिखा होगा और शेयर लिखा होगा। इसके पापा है घर में। हाँ, हम आज क्या करेंगे? इसके कहाँ चले गया? बात करेंगे। इधर से मेरा लग रहा है। हेलो, आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। आप अपना वीडियो ऑडियो ऑफ करो बेटा। अभी जो वक्ता है वही बोलेंगे और वही दिखाई देंगे। अपना वीडियो ऑडियो बाकी सब बंद कर दें। हाँ ओके अभी सर। आपकी आवाज आने लगी। मैं हाँ 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 अमिताभ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मुझे हाँ अब मैं शुरू कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। नरेंद्र जी, नरेंद्र सन जी, आप अध्यक्ष के नाते जो दस्तक के इस कार्यक्रम में पूरे इस कार्यक्रम के सूत्रधार के नाते आपने जिस हिसाब से जिस तरीके से इसकी परिकल्पना की, उसके लिए साधुवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं मानता हूं कि आपका ये जो प्रयास है ये बहुत सार्थक है और आगे बहुत लाभकारी भी होगा वैसे लोगों के लिए जो संविधान, कानून, इन सब चीज़ों को बहुत एक अनजान सी दृष्टि से देखते हैं। मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ों के बारे में सर्वसुलभ ज्ञान होना चाहिए और आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, आपने स्वागत के दौरान कहा कि बहुत आसानी से, सुलभता से मैंने आपको अपनी स्वीकारोक्ति दी। सबसे पहली चीज़ तो डॉक्टर नरेंद्र जी, ये एक बहुत ही ताली दोनों हाथ से लगती है वाली प्रक्रिया है। आप क्योंकि स्वयं सुलभ हैं, सरल हैं और साथ ही साथ बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति के हैं। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, तो इसीलिए आपके प्रति ऐसे लोगों का व्यवहार भी बहुत ही सामान्य रूप से मिलता होगा, ये मुझे पता है। साथ में मैं अपने सभी जो इस प्रतिभागी हैं और साथ में वक्तागण हैं, सुरजीत जी और नवल साहब, इन सब लोगों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ हृदय से। और आपका भी नरेंद्र सन जी, आपका भी बहुत हृदय से आभार कि आपने मौका दिया ऐसे एक सुंदर अवसर पे बात करने के लिए। मुझे बताया गया था कि मुझे लगभग 15 से 20 मिनट इस विषय पे बात करनी है, तो मैं समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात उसी दायरे में रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि मैं उस प्रवाह में आगे बढ़ूं तो अध्यक्ष के नाते नवल सर या आप नरेंद्र सन जी, आप मुझे या नीलाभ जी, कोई मुझे टोक सकते हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। विषय पे आने के पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि सुरजीत जी ने जितनी गंभीरता से चीज़ों को रखा है, खास करके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनके बारे में, मैं उतनी गंभीरता से ड्यूटीज़ के बारे में, चूँकि मुझे कहा गया है, कर्तव्यों के बारे में कहा गया है, तो मैं मानता हूँ कि उतनी गंभीरता से मैं नहीं शायद रख पाऊँगा। उसमें एक व्यावहारिकता का पक्ष होगा और जितनी बौद्धिक सुरजीत जी हैं शायद मैं उतना नहीं हूँ, इसलिए वो मेरी एक सीमा भी है। मैं शायद व्यावहारिकता की दृष्टि से कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जितना जो संविधान के दायरे में अधिकार मिले हैं लोगों के और नागरिकों के, और उनके साथ में जो अपेक्षाएं भी रखी गई हैं नागरिकों से, उसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाते
सूचीबद्ध किया गया है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो यदि मैं उसकी बहुत एक इंटेलेक्चुअल या अकादमिक स्थिति से बात करूं तो वो आर्टिकल 51 जो संविधान का है 51A, उसमें उसकी चर्चा की गई है। संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं उसके साथ साथ उसके कर्तव्यों की यानी कि ड्यूटीज की। ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे हैं कि कौन से सेक्शन में है, उसके क्या क्या प्रावधान हैं, वो कितने हैं, 10 हैं। बाद में वो जब संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान में चर्चा शुरू की, बहुत बड़ी चर्चा हुई, जैसा सुरजीत जी बता रहे थे। हर विषय पे जो विवादास्पद विषय थे वो भी, जो विवादास्पद नहीं थे, सर्व स्वीकार्य विषय थे, उन पे भी बहुत गंभीर और लंबी चर्चाएं हुई, विशद चर्चाएं हुई। ये उस संविधान सभा के सदस्यों की मानसिक स्थिति और उनकी गंभीरता को दिखाता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि उतने अधिकारों के बाद उस समय कर्तव्यों की चर्चा करने की जरूरत संविधान सभा ने नहीं समझी। उसके पीछे मुझे कारण ये लगता है कि उस समय पूरे देश में एक ऐसा माहौल था देशभक्ति का कि ऐसा लगता था कि हर व्यक्ति देश के बारे में तो सोचेगा ही। ये एक स्वाभाविक रूप से अपेक्षित गुण सभी नागरिकों में होगा, ये मान के सज्जन शक्तियों से भरी हुई संविधान सभा ने अपनी सभी चर्चाओं से इस अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों की चर्चा नहीं करने की जरूरत समझी। बाद में इनकी चर्चा हुई और बाद में उसको कालांतर में 1976 में लागू करने के लिए संविधान में सोचा गया और बाद में 2002 में भी उसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया जो शिक्षा का प्रावधान था। मेरा इसमें एक स्पष्ट मानना है कि संविधान ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में दुनिया में यदि हम अधिकार की बात करते हैं तो उसके साथ साथ कर्तव्यों की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक मानवीय स्वभाव के तहत क्योंकि जो ये सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, ये कानून के दायरे के कारण ही समाज बना है। समाज के अपने कुछ नियम कानून कुछ होने ही चाहिए और वो नियम कानून ऐसे, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सर्वसुलभ होती हैं अपने आप अनायास मानसिकता की दृष्टि से, लेकिन कुछ चीजें उनको समझाई जानी चाहिए। इसको कहते हैं सिविलाइजेशनल थ्रेट परसेप्शन। ये एक भय की मानसिकता, तो मैं बहुत ही उसका शाब्दिक अनुवाद नहीं करना चाहता, लेकिन एक ऐसी चीज जो कि दायरे में बांधे, अनुशासनहीनता ना आने दे, और इसी अनुशासनहीनता को नहीं आने देने की भावना को ही कानून का दायरा या कानून का जामा कहते हैं। और उसके लिए ये नवल साहब जैसे लोग हैं जो जज बन के तय करते हैं कि जो गलत करता है तो उसको दंड दिया जाए और जो सही करता है उसको उसकी किसी तरीके से पारितोषिक दिया जाए, उसको प्राइज दिया जाए। तो ये जो प्राइज देना जिसको कहते हैं कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यदि कोई अच्छा करे तो उसको इनाम दो, जो बुरा करे या बुरा करने की प्रवृत्ति रखे उसको दंड दो। तो ये एक मानवीय प्रक्रिया है जो सभ्यता को, इस पूरे सिविलाइजेशन को चलाती है। संविधान सभा की इस सबसे बड़ी कमी को शायद उस समय उन लोगों ने नहीं देखा, बाद में धीरे धीरे उसकी कमी को देखा गया तो उसको ड्यूटी के नाते संविधान में डाला गया। अब 10 उसके अलग अलग, अब तो 11 हैं, वो उसकी यदि विस्तार से चर्चा यहाँ चाहेगी, मेजॉरिटी बहुमत चाहेगी तो मैं उसकी चर्चा भी करूंगा। वो विषय ज़्यादा नहीं है बड़ा, ज़्यादा बड़ा ये विषय है कि लोगों के अधिकारों का जो दायरा है जिसके ऊपर में बहुत चर्चा होती है, आंदोलन होते हैं, और ये भी चाहिए कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन आपसे देश को क्या चाहिए, आपसे इस व्यवस्था को क्या चाहिए, इसकी जो एक चिंता होनी चाहिए। मुझे इस बात का एक हमेशा से मन में लगता है, कानून के एक विद्यार्थी के नाते, कानून के क्षेत्र में काम करने वाले एक व्यक्ति के नाते, कि यहाँ पर थोड़ी सी अनुपस्थिति है, थोड़ा एक वॉइड है, थोड़ा गैप है। और जब ड्यूटी की बात करते हैं, जब कर्तव्यों की बात की जाती है, तो उसके पीछे एक बाइंडिंग फोर्स कोई नहीं है। देयर इज नो ट्रूथ, कोई एक वहां पर ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि इसके पालन नहीं करने पे दंडात्मक क्या
उसकी प्रावधान होंगे। और दंडात्मक प्रावधानों के नहीं होने के कारण कोई भी कानून जो होता है ना, वो अपने आप में बेसिर पैर का हो जाता है। एक पुरानी दिनकर की लाइन है जो जिसमें इस बात को कुछ इनडायरेक्टली कहा गया है, मतलब कहने की कोशिश की है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। आपने कानून के साथ में यदि उसमें उसकी ट्रूथ को नहीं अवेलेबल कराया, उसमें यदि उस दंडात्मक प्रक्रिया नहीं डाली, तो वो कानून अपने आप में निरर्थक हो जाता है, चाहे वो आप संविधान में ही आपने क्यों न जोड़ा हो उसको। मुझे लगता है कि जो 51A में जो चर्चा की गई फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो नागरिकों के प्रति कर्तव्य की, उसमें बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें राष्ट्र के बारे में बातें हैं, झंडे के बारे में बातें हैं, झंडा अपना अपना राष्ट्र चिन्ह, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, सारी चीजें बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी चर्चा उस समय जो प्रावधान डाले गए उस संविधान के उस 51A में, उसमें इन चीजों की चर्चा हुई, लेकिन उसका उल्लंघन करने वालों का या उसका अनुपालन नहीं करने वालों का क्या हश्र हो, इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। और खास करके इसका कहीं बाद में भी ऐसा मैं कहीं देखता नहीं हूँ। आईपीसी के जो 124A जो सेडिशन यानी जो देशद्रोह का विषय है, उसमें इसकी चर्चा होती भी यदि है तो उस कंटेक्स्ट में नहीं होती है, उस परिप्रेक्ष्य में नहीं होती है जो संविधान के इसमें जो ड्यूटीज जो कर्तव्य हैं उसके परिप्रेक्ष्य में उसकी चर्चा जो देशद्रोह के वाले मामले में जो भारतीय दंड संहिता के धारा 124 से कहती है, वो उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाता है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि सेडिशन आईपीसी के अलावा इसको जो संवैधानिक पीठें हैं, जैसे कि जो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंश्योर करती है चीज़ों को, वैसे ड्यूटीज़ के वायलेशन के लिए भी सरकारों को के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उसको सिर्फ आईपीसी के तहत न देके उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर में 232 और 226 में एक व्यवस्था बने कि जो लोग पॉलिटिकली उसको वो एक वेपन, एक टूल बना लेते हैं और सेडिशन को भी एक हल्का मामला बना लेते हैं, उसको वायलेशन ऑफ यानी कि उल्लंघन जो संवैधानिक उत्तरदायित्व है उसके उल्लंघन के दृष्टि से उसका देखा जाना आवश्यक है। और उसके लिए इसके जो संगीन उसके अपराध की दृष्टि से उसको जितनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए वो अभी मेरी दृष्टि में मिसिंग है। ये मेरी अपनी राय है इसमें। अब जैसे जो ड्यूटीज हैं उन ड्यूटीज को आप देखें तो इसमें नागरिकों को जो चीजें करने के लायक अपेक्षा की गई है, उन अपेक्षाओं की यदि सूची आप देखें तो सभी चीजें बहुत उचित लगेंगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उसका एनफोर्समेंट क्यों इंश्योर नहीं किया गया, उनका एनफोर्समेंट क्यों वॉलंटरी रखा गया। वॉलंटरी होना कभी भी ये एक इंसान के अंदर में अच्छा इंसान होता है और उसमें पार्श्विक वृत्तियां भी होती है। पार्श्विक वृत्तियों पे एक जो एनिमलिस्टिक उनके जो इंसानों में, नागरिकों में जो एक उसकी मनोवृत्ति होती है, उसको रोकने के लिए ही कानूनों का प्रावधान किया गया है और उसकी बाइंडिंग होनी चाहिए। वो बाइंडिंग यदि मिसिंग रहेगी तो वो सारे के सारे प्रावधान में अपने आप में निरर्थक हो जाएंगे, जैसा मैंने पहले कहा। इसीलिए इस विषय पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और साथ में ध्यान कौन देगा? देश की जनता देगी, क्योंकि ये देश कहते हैं बहुत पुरानी जो डॉक्ट्रिन शुरू से हुई कि दिस डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। तो ये जो सभी लोगों के अंदर में ये भावना, ये जागरूकता न सिर्फ पैदा हो बल्कि एक बहस का विषय, राष्ट्रीय बहस बने और स्वीकार्यता हो। क्योंकि अभी सुरजीत जी ने भी बहुत अच्छे से कहा कि अधिकार जो है वो क्या होता है, वो अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार वहीं तक अधिकार है जहां तक वो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न करे। मान लिया कि एक व्यक्ति यदि अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करता है, अपनी ड्यूटीज की चिंता नहीं करता है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे की जो अधिकारों का हनन भी करता है। तो ये सारे विषयों पे एक पब्लिक डिबेट, एक डिस्कोर्स हो नेशनल,
और इन ड्यूटीज को भी कितना लॉ से इन्फोर्सेबल किया जा सकता है, कितना उसको कानून के द्वारा गारंटीड किया जाए, उसको निबंधित और निगमित किया जाए कानून से, कि कानून में दंडात्मक प्रक्रिया भी उसके उल्लंघन करने वाले की हो, कि जो आपकी ड्यूटीज हैं वो आपको, यदि कानून संविधान आपको ये इंश्योर करता है कि ये आपकी उत्तरदायित्व हैं, तो उन उत्तरदायित्वों का पालन करना आपके लिए धर्म है। और उस धर्म का यदि आप पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर में इस तरह से दंडात्मक प्रक्रियाएं होंगी, और वो 124A से अलग होंगी, यानी कि सेडिशन यानी देशद्रोह से कि अलग वो संवैधानिक खनन का मामला माना जाए। ये मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, और इसमें एक राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। इसमें आप जैसे जो लोग हैं जो सामाजिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक और अभी आने वाले समय में देश के भावी नागरिक बनेंगे बच्चे, उन लोगों के विषय में भी, और जो आप लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो ओपिनियन मेकर्स हैं, सुरजीत जी, नवल जी, डॉक्टर संत, आप जैसे लोग ये इस राष्ट्रीय चर्चा को आगे बढ़ाएं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सिटीजन नागरिकों को जो मिली है संविधान में, उसका अनुपालन करना कितना सुनिश्चित किया जाए कानून की दृष्टि से। मेरा मानना है कि ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और बाकी जो उसमें जो चूंकि ये विषय ऐसा था जिसमें मेरे से अपेक्षा की गई थी कि मैं इस पे कुछ ड्यूटीज पे चर्चा करूं, तो ड्यूटीज जो है वो कायदे से 10 बनाई गई थी, जो 86वें 86th अमेंडमेंट जो संविधान के संशोधन 86वें संशोधन से 10 उत्तरदायित्व तय किए गए थे कि ऐसे ऐसे उत्तरदायित्व होंगे 10। उन 10 को यदि मैं पढ़ूं तो राष्ट्र और संविधान के लिए जो एक राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, देश है, उसके लिए हर नागरिक जो है कटिबद्ध होगा, प्रतिबद्ध होगा, ये है। दूसरा जो है वो जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों में जो नेताओं ने जो एक परंपरा रखी सत्य अहिंसा की, उन सब चीज़ों के बारे में भी सभी लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हों, उसके लिए डेडिकेटेड हों, उसके लिए कमिटेड हों। ऐसे ही मतलब उसमें जो देश की एकता संप्रभुता है उसके लिए हर व्यक्ति इंश्योर करेगा और उसके खिलाफ में काम नहीं करेगा। अब बताइए, एक और तो एक फंडामेंटल ड्यूटीज में जो तीसरा जो उत्तरदायित्व के दायरे सूची में आता है वो इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को इंश्योर करने की बात करता है देश की। उसमें हर नागरिक की संलिप्तता और उसके संकल्प को दोहराने की बात करता है। और वहीं पर यहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा लगे, और उसके बारे में यदि कोई केस हो 124A में तो कहा जाए ये रिग्रेसिव है। 124A जो सेडिशन है वो है क्या? ये तो अंग्रेजों के बनाया कानून है, और देश के बारे में यानी सरकार के बारे में विरोध करना सेडिशन नहीं है। ऐसी बहसें शुरू हो जाती हैं। क्यों वो बहस ये न हो कि संविधान के प्रावधान का उल्लंघन है? ऐसी चर्चा क्यों नहीं होती है? इसके ऊपर में दंडात्मक कार्यवाही संविधान के उल्लंघन की दृष्टि से क्यों नहीं होती है? इसमें आईपीसी के तहत क्यों कार्रवाई होती है? मेरा मानना है कि इन सारे विषयों पे एक हम चर्चा शुरू करें, एक राष्ट्रीय चेतना इस पे बने, और जो सरकारें हैं, जो विधायिका है, वो इस पे एक निर्णय पे पहुंचे, और उसके बाद इस दिशा में भी कुछ संवैधानिक संशोधनों के जरिए, कुछ अधिनियमों के जरिए इस पे